हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा इस वीडियो में बात करेंगे वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। अब वैद्युत चालकता क्या है? तो इसकी परिभाषा होती है बेटा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कैपिटल जी कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो यहां पर वैद्युत चालकता कैपिटल जी इक्वल आपका हो जाएगा 1/R। 1/R। अब यहां से अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगा बेटा ओम इनवर्स। मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। अब अगर इसकी विमा की बात करें तो हमें पता है बेटा कि R का मात्रक होता है ओम, और ओम किसके इक्वल होता है? तो ओम होता है वोल्ट और प्रति एम्पियर, यही होता है। अब यहां पर अगर हम वोल्ट की बात करें बेटा तो वोल्ट होता है क्या? जूल प्रति कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम, और इधर आ जाएगा आपका एम्पियर। क्या आ जाएगा? एम्पियर। अब यहां से जूल की अगर हम बात करेंगे, इसकी विमा की, यानी कि कार्य या ऊर्जा की विमा, वो होती है mL2T-2। ये विमा हो गई। कूलाम की अगर हम बात करेंगे तो कूलाम की विमा होती है AT, मतलब आवेश की। एम्पियर, तो एम्पियर यहां से A और मिल गया। तो यहां से आपकी वैद्युत प्रतिरोध की विमा आ जाएगी M 1 है, L तो L आपका 2 है, और T आपका हो जाएगा -3। यहां से A आपका हो जाएगा -2। ये वैद्युत प्रतिरोध की विमा हो गई। हमें विमा निकालनी है बेटा वैद्युत चालकता की। तो वैद्युत चालकता की विमा हो जाएगी वैद्युत चालकता का या की विमा। तो वैद्युत चालकता की विमा हो जाएगी M -1, L -2 और T⁻³ और A⁻²। ये वैद्युत चालकता की विमा हो गई। जिस प्रकार हमने वैद्युत चालकता को पढ़ा, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे बेटा विशिष्ट चालकता को। तो विशिष्ट चालकता को पढ़ने के लिए इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। तो यहां से साफ कर रहे हैं इसको। हेडिंग अब आपकी रहेगी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है? अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता रो कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता रो कहते हैं। सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल हो गया 1/रो। रो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से ये हो गया। अब यहां से अगर इसकी यूनिट की बात करें बेटा तो यूनिट हो जाएगी
ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स की अभी हमने बीमा पढ़ी, ओम इनवर्स का बीमीय सूत्र अभी हमने पढ़ा, क्या होगा? तो यहां से इसकी बीमा लिख देते हैं। बीमा क्या होगी? तो बीमा अभी हमने पढ़ा बेटा, इस ओम की बीमा को पढ़ा, क्या पढ़ा? m-1, l-2, t3 और a2, ये पढ़ा। और इंटू इसमें है l की पावर -1, l की पावर -1, इस मीटर से क्या मिलेगा? l की पावर -1। तो यहां से हो जाएगी बीमा m-1, l-3, t3, a2। ये आपका बीमीय सूत्र हो गया किसका? विशिष्ट चालकता का। अब हमने बेटा विशिष्ट चालकता को पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया वैद्युत चालकता को। अब जरा हम इन दोनों पर प्रतिरोध, जो ये विशिष्ट चालकता और वैद्युत चालकता है, इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम अब जान लेते हैं। तो हम एक तरफ लिखते हैं बेटा, एक तरफ लिख देते हैं ताप का प्रभाव, ताप का क्या इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरफ हमने लिख दिया बेटा वैद्युत चालकता या विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, और एक तरफ हमने लिख दिया विशिष्ट चालकता। वैद्युत चालकता को कैपिटल जी, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब ताप का प्रभाव, कैपिटल जी इक्वल हमने क्या पढ़ा? 1/r, यही पढ़ा। सिग्मा इक्वल हमने क्या पढ़ा? 1/ρ, यही पढ़ा। चलिए, अब ताप की अगर हम बात करें कि इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप का बेटा प्रभाव जानने के लिए हमें पता है कि अगर ताप T का मान बढ़ाएंगे चालकों के लिए, चालक ताप, चालक तार के लिए, चालक तार के लिए अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। धातुओं में चालक तार के लिए अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान घटेगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर वैद्युत चालकता घट जाती है। अतः ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता घट जाती है, घट जाती है। अब ताप बढ़ाने पर अगर विद्युत चालकता घटती है तो ताप बढ़ाने पर अगर विद्युत चालकता घटती है तो ताप कम करने पर विद्युत चालकता बढ़ेगी। ताप कम होने पर विद्युत चालकता का मान बढ़ेगा। सही है। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो ताप अगर बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यानी कि प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो रो का मान भी बढ़ेगा, और रो का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता भी घटेगी। यानी कि दोनों के लिए सेम बातें हैं। यानी कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता और वैद्युत चालकता दोनों के मान कम होंगे, और ताप अगर कम रहेगा तो दोनों का मान बढ़ेगा। लेकिन यह ध्यान रखना केवल धातुओं में चालक तार के लिए। ठीक है। अब इसके बाद में ये जब ताप का प्रभाव हो गया, अब अगर किसी चालक तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध किस हिसाब से बढ़ेगा, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम लोग अब जानते हैं। तो यहां से इसको साफ करें बेटा, साफ करें। चलिए, हेडिंग है
प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध है ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो हम यहां पर लिखते हैं किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब किस प्रकार बढ़ता है तो वो हम जानेंगे। किसी तार का, और ये तार कैसा होगा, चालक तार होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ चालकों के लिए। किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 हो, तब उसका ताप T डिग्री सेल्सियस करने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध तथा ताप के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यह है, अगर किसी चालक तार का हम ताप बढ़ाते हैं जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है R0, तो ताप बढ़ाने पर जो उसके प्रतिरोध में वृद्धि होगी वो उसके प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप, जो अंतिम ताप है, उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां से हम वृद्धि अगर निकालें, वृद्धि या प्रतिरोध में वृद्धि, तब प्रतिरोध में वृद्धि कितनी होगी, तो वृद्धि जो होती है अनुक्रमानुपाती होती है किसके, R0 के और T डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर किया गया है, ये T लिखा हुआ है, तो यहां से इसके अनुक्रमानुपाती होगी। अगर हम वृद्धि निकालें तो कितनी होगी, तो वृद्धि बराबर अल्फा R0 T, अल्फा R0 T, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, जिसका मात्रक, इस अल्फा का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तथा इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी भी एक धातु के जितने भी चालक तार हों उनके लिए ताप गुणांक, जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, उसका मान नियत रहेगा। जैसे अगर हम बोलें कि आपके पास
चांदी के 3 तार हैं, तो चांदी के तीनों तारों के लिए प्रतिरोध का जो ताप गुणांक है अल्फा वो नियत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पर जब अल्फा आपका प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया तो तब T डिग्री सेल्सियस पर कुल प्रतिरोध या नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। कुल प्रतिरोध का मतलब क्या है, नया प्रतिरोध। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध होगा उसको हम लिख सकते हैं RT से। अब RT का मान कितना होगा, तो प्रारंभिक प्रतिरोध और प्लस प्रतिरोध वृद्धि, प्रतिरोध वृद्धि। अब प्रारंभिक प्रतिरोध प्लस प्रतिरोध वृद्धि, तो यहां से RT इक्वल आपका हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध है R0। प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई, तो अल्फा R0T, इतनी वृद्धि हो गई। यहां से आपका ये इक्वेशन निकला, इससे हम नया प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कि कितना प्रतिरोध हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करें तो RT इक्वल R0 कॉमन ले लेंगे, तो यही हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी ओम। ठीक है, इस तरीके से हम प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर लेंगे। और इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए इसी प्रकार हम लिख देंगे क्या, रो टी इक्वल रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अगर यहां से हमें मान निकालना हो अल्फा का, अगर यहां से मान निकालना हो अल्फा का, तो अल्फा इक्वल हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल हमारा हो जाएगा आर टी माइनस R0 अपॉन R0 और टी, मात्रक रहेगा प्रति डिग्री सेल्सियस। यहां से अगर हमें अल्फा का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी। ये यहां से अल्फा का मान निकल आएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध बढ़ाने से जो ताप बढ़ाने से जो नया प्रतिरोध आएगा, ताप बढ़ाने से जो नया प्रतिरोध आएगा उसको हम किस तरीके से कैलकुलेशन उसकी करें, किस तरीके से उसकी गणना करें, तो यहां से आप उसके मान को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा ओम के नियम का सत्यापन, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें। चलिए, हेडिंग रहेगी आपकी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। सत्यापन, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अब अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो हम मान लेते हैं, माना L लंबाई का एक चालक तार है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा तार का परिच्छेद
क्षेत्रफल कैपिटल ए है। जब इस तार के सिरों पर विभवांतर बी लगाया जाता है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई उत्पन्न हो जाता है। अब इसके सिरों पर लगाया गया है विभवांतर कितना V, और जिससे इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल E। हमने यहां पर एक चालक तार बनाया इस तरीके से, इसकी लंबाई को कितना लिया L, और इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है उसको मान लिया कैपिटल A। यहां जब हम इस तार के दोनों सिरों को एक सैल से जोड़ते हैं, मतलब विभवांतर स्थापित करते हैं, तब क्या होता है कि यहां एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसको सैल के धन सिरे से जोड़ा तो यह धन हो गया, ये ऋण सिरा हो गया तो ये ऋण हो गया। तो यहां पर क्या हुआ कि एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो क्या होगा, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो निम्न विभव से उच्च विभव वाले सिरे की ओर अनुगमन वेग bd से गति करने लगेंगे, अनुगमन वेग bd से गति करने लगेंगे। तो यहां पर लिखेंगे तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल, पर वैद्युत क्षेत्र में बल। अब वैद्युत बल कितना लगेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, तो वैद्युत बल F बराबर लगना चाहिए E, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अच्छा, जब किसी कण पर बल लगता है, जब भी किसी कण पर बल लगता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब त्वरण उत्पन्न होगा तो यहां पर यदि कण का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m मान लें तो हम लिख सकते हैं F बराबर ma। तो यहां से ma इक्वल हो जाएगा आपका E। अच्छा, A इक्वल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E अपॉन m। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अगर इसके सिरों के बीच विभवांतर V हो, वैद्युत क्षेत्र E है, इसकी लंबाई L है, तो यहां से संबंध निकल के आएगा E इक्वल V अपॉन L। ये हम पढ़ भी चुके हैं, विभव प्रवणता। तो यहां से अगर हम पढ़ चुके हैं तो बेटा इसको रख देंगे यहां पर, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से बेटा हमारा निकलेगा A इक्वल VE अपॉन ML, VE अपॉन ML। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। जब इन इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगता है तो वैद्युत बल के कारण ये इधर गति करने लगते हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और जब ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, तो उससे क्या होगा कि इनका अनुगमन वेग भी तो होगा कुछ ना कुछ। यस, अनुगमन वेग है। तो यहां से हम लिख सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करे, तब अनुगमन वेग Bd से गति करेगा तो Bd इक्वल अनुगमन वेग Bd इक्वल क्या होता है, तो Bd इक्वल होता है a टाउ। क्या होता है, a टाउ।
अब ए टाउ होता है, लेकिन बी डी इक्वल हमने और पढ़ा, क्या पढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे की ओर, मतलब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करेगा, तो इसका मतलब है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हम लोग पढ़ चुके हैं बी डी इक्वल आई अपॉन एन ई ए, इतना पढ़ चुके हैं। ये वाला मान यहां पर रख दीजिए। जब इस मान को रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा बेटा आई अपॉन एन ई ए इक्वल ए टाउ। यहां से ए इक्वल अगर हम निकालें तो आई अपॉन एन ई ए और टाउ, एन ई ए टाउ, इतना मिलेगा। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं, या समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं। क्या देखेंगे, समीकरण 1 में जो वैल्यू है बेटा, ये जो मान है वो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण है, और समीकरण 2 में जो मान है वो भी उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण है। तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन का ही त्वरण है, ये भी उसी इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का। तो त्वरण तो आपस में बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं वी अपॉन एम एल इक्वल आई अपॉन एन ई ए टाउ, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ओम के नियम में पढ़ा है कि v अपॉन आई का अनुपात नियत रहना चाहिए। चलिए इसको आई को इधर ले आते हैं, तो v अपॉन आई। अब जो बचा है ये ml, इसको इधर ले जाइए, e को इधर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा ml अपॉन n, और e का e में गुणा होगा तो e स्क्वायर और a टाउ। यहां से इतना निकल आया संबंध, ये संबंध हमें प्राप्त हो गया। अब अगर हम किसी भी चालक तार की बात करें तो यहां पर किसी चालक तार, किसी भी चालक तार के लिए एक निश्चित ताप पर, किसी चालक तार के लिए एक निश्चित ताप पर बेटा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ का मान नियत रहता है, नियत रहता है या नियत होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल नियतांक, और नियतांक को हम लिख लेते हैं बेटा आर। जब आर लिख लेंगे तो आपको पता है कि अब ये हो जाएगा v अपॉन आई इक्वल नियतांक आर, नियतांक आर। यहां से यही तो ओम का नियम है। ओम का नियम कहता है, या ओम के नियम के अनुसार, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब यानी कि उसकी लंबाई, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। तो यह था बेटा ओम के नियम पर, ओम के नियम की व्युत्पत्ति अनुगमन वेग के आधार पर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।